कालामसेरी कोच्चि में अदानी लॉजिस्टिक्स पार्क की कंपनी बना रही है। हमने हाल फिलहाल देखा है कि 1300 रुपए के लेवल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। एक बढ़िया बेस के तौर पर ये काम कर रहा है। और इसमें अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो आप देखेंगे कि 6 महीने में करीब 25% ये शेयर चला है। और ठीक ठाक पैसे तो बना के दिए हैं अडानी पोर्ट्स ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर आपसे जानना चाहेंगे राय गौरांग सर। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अडानी पोर्ट्स हम ज्यादा चर्चा करते नहीं हैं, लेकिन अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो गौरांग भाई आप भी आई थिंक कि मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सबसे मजबूत स्टॉक्स में से एक है अडानी पोर्ट। अभिषेक भाई, आपको भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूँ। जो भी निवेश लायक रणनीति आज के कार्यक्रम में प्रातःकाल आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम के तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो लंबी अवधि के लिए। तो जहां तक अडानी पोर्ट की बात है, तो पहले तो ये क्षेत्र हमें पसंद आता है क्योंकि ये क्षेत्र आत्मनिर्भरता और भारत के प्रगति, उन्नति और विकास दर को आगे जाने के लिए योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार रूस, चीन और बाकी अन्य ब्रिक्स के जो देश है और यूरोपियन नेशन है, उनसे हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। अमेरिका से जो भी मतभेद हो रहा है और जो भी निचले स्तर पर हमारे जो रिश्ते हैं, उसकी परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। भारत सरकार की और हमारे सबकी एक मंशा ये भी है कि भारत एक विकसित देश बने, भारत एक सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बने और भारत नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने। सागरमाला परियोजना के तहत भी अगर आप देखने जाएं अभिषेक भाई, तो बहुत सारे नए बंदरगाह बनाने का प्रयास शुरू हो चुका है और नए और प्रयास होंगे, जिससे लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अडानी पोर्ट्स है, या फिर आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ले लीजिए, या बाकी कोई अन्य सक्षम मजबूत पोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आयात निर्यात सामान का आवागमन बंदरगाह से ज्यादातर होता है और जैसे जैसे बंदरगाह बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कामकाज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पोर्ट लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को लाभ होगा क्योंकि उनकी भी विस्तार योजना होगी, उनका भी कामकाज बढ़ेगा, कंटेनर हैंडलिंग की जो वॉल्यूम्स है वो ऊपर जाएगी, आय बढ़ेगी। तो विशेष रूप में खरीदारी करने की, बने रहने की या बेचने की तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि अडानी पोर्ट्स पर कवरेज नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार का क्षेत्र पर हमारा नजरिया है और जिस प्रकार का कामकाज अडानी पोर्ट्स कर रही है और बाकी अन्य कंपनियां कामकाज कर रही है इस क्षेत्र की, भविष्य काफी सुरक्षित और उज्जवल लगता है। बिल्कुल, अदानी पोर्ट्स पे जो है गौरांग सर के इम्पोर्टेंट व्यूज़ आ रहे हैं। अब डिफेंस स्पेस डिफेंस, ऑटोमोबाइल, इन पर लगातार हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की अगर बात करें जो आने वाले 5-10 साल में एक तरह से फोकस रेडार में आ जाएंगे, ग्रोथ डिस्पाइट हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल ट्रिगर्स हैं, जिटर्स हैं, उसके बावजूद कुछ तमाम सेक्टर्स जो कि धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में सेमीकंडक्टर भी है, न्यू एज स्पेसेस भी है और न्यू एज टेक्नोलॉजी भी है, जैसे कि टर्नल, स्विगी, इन तमाम स्टॉक्स में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। ऐसे अलग थलग सेक्टर्स पर कोई टेक है आपका? तो मानसी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी क्षेत्र है या फिर उभरते हुए जो क्षेत्र है, वो आने वाले समय में मेरे ख्याल से और भी प्रदर्शन बेहतर करते हुए नजर आएंगे। फिर आप उस विचारधारा से, अगर आपकी निवेश की समय सीमा जो है वो 3 साल, 5 साल या उससे अधिक है और आप निरंतर हर महीने या जो भी आपके पास निवेश लायक रणनीति है उसका प्रयोग करके आप निरंतर निवेश करते जाते हैं, तो जोमैटो यानी कि इटरनल खरीदारी की सूची में है। पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक नामक कंपनी है, फिर पेटीएम है। इसके अलावा जो हमारी राय है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग है मानसी, टेलीकॉम क्षेत्र, जिस प्रकार से एंट्री लेवल के जो प्रीपेड प्लान्स बंद किए गए हैं और उसमें इजाफे किए गए हैं निर्णायक तरीके से, मेरे ख्याल से
300 के आसपास आरपूस जो है इन कंपनियों के, मैं बात कर रहा हूँ भारती एयरटेल और रिलायंस जियो की, वोडाफोन आइडिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो ये मत समझिए कि मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो भारती एयरटेल और जियो, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट में काम काज आता है इसका। और मैं ये भी मानता हूँ कि डेटा की जो खपत है वो और यहाँ से बढ़ेगी। तो और ये शायद इस साल के अंत तक आपको एक और इजाफा टैरिफ्स में आते हुए दिखाई दे। तो स्थानीय मार्केट में ध्यान रख करके अगर आपको निवेश करना है कि, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे विकल्प है आपके पास। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा मानसी, कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने आप को वंचित रखे आईटी क्षेत्र से। और आपने सेमीकंडक्टर और चिप्स का नाम लिया, तो वहां पर दो विकल्प है। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले जब ये 500 के नीचे गया था, तब हमने आप ही के हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर राय दी थी। वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसके अलावा सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल, मेरे ख्याल से इस महीने के अंत तक या अगले महीने इनकी एक नई उत्पादन क्षमता गुजरात में शुरू हो जाएगी, योगदान अच्छा आने की संभावना है। तो सीजी पावर है, बहुत सारे विकल्प है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, जो मैं कहना चाह रहा था, कि आईटी क्षेत्र पर भी ध्यान दे। हो सकता है आने वाले 1 या 2 तिमाही तक दबाव रह सकता है, जिस तरीके से परिस्थिति उभरेगी अमेरिका में और जिस तरीके से बजटरी या डिस्क्रिशनरी कट्स कम होंगे। लेकिन अपने आप को वंचित मत रखिए, थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की अगर क्षमता ऊपर की तरफ है, तो मेरे ख्याल से आईटी को भी ध्यान में रखना चाहिए, ऑटो को भी ध्यान में रखना चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ टेक्सटाइल कंपनियां, क्योंकि हाँ लटकती तलवार है, लेकिन सरकार के तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं जिससे टेक्सटाइल क्षेत्र को भी थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। अब चलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट रहती है आईटी सेगमेंट पे जो है सबसे ज़्यादा अपमूव देखने मिल रहा है। आपको लगता है कि स्ट्रक्चरली आईटी सेगमेंट में कुछ अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज अभी आना शुरू हो सकते हैं, जिस तरह क्लाइंट बजट्स जो है हम कहेंगे कि धीरे धीरे करके अगर वर्ल्ड नॉर्मलाइज होता है तो वहाँ देखने मिलेगा। हालांकि निफ्टी आईटी इंडेक्स तो आज अपमूव आया है, बट फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं आप कि अभी भी जो है अनिश्चितता बनी हुई है? गौरांग सर। शरद, देखिए, अभी जब अभिषेक भाई ने प्रश्न पूछा था कि कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर आराव दिया था न्यू एज टेक्नोलॉजी वगैरह, तब मैंने ये कहा था कि आईटी क्षेत्र को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, बशर्ते कि आपके पास थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में पावल रेट कट करेंगे। अब सितंबर में क्या परिस्थिति है अमेरिका में, उस पर निर्भर होगा। ये कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि सितंबर में रेट कट होना ही होना है। उन्होंने कहा है कि अंदाजन सितंबर में रेट कट होने की संभावना है, अगर परिस्थितियां नियंत्रण में रही और रेट कट के तरफ परिस्थितियां रही। तो कितना रेट कट होगा वो हमें पता नहीं है। क्या इससे अमेरिका में स्थापित कंपनियों को आईटी पे जो खर्चा करते हैं उसमें और थोड़ी बहुत सहूलियत होगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी रिसर्च टीम को आईटी क्षेत्र पसंद आता है। दिग्गज, मझौली और छोटी सभी प्रकार की आईटी क्षेत्र पर हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि जो परिस्थिति आंकड़ों में पहली तिमाही नतीजों में हमने देखी थी, वो बहुत जल्द दूर नहीं होगी। यानी कि शायद दूसरी तिमाही में भी आपको थोड़ी बहुत निराशा नतीजों में देखने मिल सकती है, और थोड़ा बहुत उसका असर तीसरी तिमाही में भी पड़ सकता है। आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में क्या परिस्थिति उभर करके आती है अमेरिका में, इस पर निर्भर होगा। लेकिन ये सब बात मान करके चले, और अगर आपके पास, जैसे मैंने कहा, कि जोखिम झेलने की सीमा थोड़ी ऊपर की तरफ है, तो दिग्गजों में अगर मुझे कुछ नाम लेने हो तो एचसीएल टेक और टीसीएस, मझौली कंपनियों में कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, या फिर आप एल&टी टेक्नोलॉजीज ले सकते हैं। छोटी आईटी क्षेत्र की कंपनियों में केपीआईटी टेक साइंस लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं जहां आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो मैंने बात रखी है सामने, उस पर थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करें, विचार करें, और बाद में निर्णय लें आपको निवेश करना है या नहीं करना है आईटी में। गौरांग जी, ये सवाल काफ़ी सारे निवेशकों के जहन में होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि डाउनसाइड मूवमेंट देखने के बाद अब वापस से कम बैक नज़र आ रहा है। लेकिन कौन सी आईटी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, बड़ी दिग्गज